नमस्कार दोस्तों। का AKTU के KOE 098 कोड सब्जेक्ट जिसका नाम है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसकी क्वांटम नहीं आने की वजह से बच्चे काफ़ी परेशान थे, तो डिमांड आई कि इस पे वीडियो बनाई जाए। तो इसका पहला यूनिट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा दर्शन ये कवर करूँगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपको इसमें जानना ज़रूरी है कि ये कॉज ऑफ ओरिजिन क्या है इसका, मतलब हमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को क्यों पढ़ना है और ये आया कहाँ से। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन अप्रॉक्सीमेट उस समय माना जाता है जब वैदिक काल का थोड़ा एंड टाइम चल रहा था। और इसका कारण क्या था, क्यों ये इस धर्म का जन्म हुआ। इसका कारण ये था कि उस समय वर्ण सिस्टम एक प्रथा थी जो चली आ रही थी, जिसमें सभी मानव जाति को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये काफ़ी समय से चला आ रहा था, जिसको आर्यव्रत के लोग इसको फॉलो करते थे, जिसमें ब्राह्मण्स और क्षत्रिय एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, जिसमें ये वैश्य और शूद्र इस चक्कर में उनको बहुत दिक्कत होती थी। और उनको ये लगता था कि हमें भी कुछ दर्जा मिलना चाहिए सोसाइटी में, हम भी इसके लायक हैं। तो और एक चीज़ और थी कि ब्राह्मण ही थे जो पूजा या जो संस्कृति चली आती थी, जिससे लोग विश्वास करते थे कि हमें हेवन मिलेगा, तो उसको कंडक्ट कराने के लिए उन्हें ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती थी, और वो ब्राह्मण्स बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट में मांगते थे। तो इससे काफ़ी परेशान थे लोग, क्योंकि अपने रोज़ी रोटी का खर्चा निकालें या फिर ब्राह्मण्स को गिफ्ट दें, और नहीं देने पर वो हेवन नरक हो जाएगा, हेवन हो जाएगा, इस चीज़ का वो बताया करते थे। तो उसी समय सबसे पहले हालांकि जैन धर्म की स्थापना हुई थी ऋषभदेवा के थ्रू, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म की। तो बुद्धिज़्म का इसी कंसेप्ट पे जन्म हुआ था। और उस समय एक और चीज़ें थी कि लैंग्वेज बैरियर था। जो वैश्य और शूद्र लोग थे, इनको संस्कृत उतना नहीं आता था अच्छे से, जिससे उन लोग श्लोक वगैरह पढ़ सकें और अपना वही रिचुअल्स फॉलो कर सकें। तो ये इनको लैंग्वेज बैरियर था। इस वजह से यही एक कारण भी था कि बुद्धिज़्म जो धर्म था ये सक्सेस भी हुआ। तो हम इसका बेसिक अगर ओरिजिन की बात करें तो वही वैदिक रिचुअल्स न फॉलो होने की वजह से, और जो सोसाइटी में एक इक्वालिटी की भावना होती है वो ना होने की वजह से इस बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। इसके फाउंडर तो आप सबको पता होगा, गौतम बुद्ध जी हैं। और उपनिषद में जो बातें कही गई थी, उपनिषद हो गए जैसे ऋग्वेदा हो गए और यजुर्वेद हो गए, या ये सब जो चीज़ें थी, ये संस्कृत, एक तो लैंग्वेज बैरियर था, इसमें बहुत हाईली फिलोसफिकल चीज़ें बात की गई थी, और बहुत ज़्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम बनाया गया था। तो इसको दूर करने के लिए ये बुद्धिज़्म को लोग स्वीकार करने लगे। एक तो ये पाली लैंग्वेज में इसको जो भी स्प्रेड करता था या जो भी इसको लोगों के बीच में लाता था, वो एक सरल भाषा में इसको लेकर के आता था, जिससे ये लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे थे। तो ये तो ओरिजिन की बात हो गई कि ओरिजिन क्यों हुआ, आखिर कारण क्या था कि बुद्धिज़्म आया। अब हम बात करेंगे कि बुद्धिज़्म का जो पॉपुलैरिटी था, इसके पीछे कारण क्या था, मतलब इतना पॉपुलर क्यों हुआ ये। उसमें से
आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। ये जो बुद्धिज़्म था ये काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण्स का जो एक दबदबा चला आ रहा था उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा जरिया मिल गया था वैश्यास और शूद्रास को। इस वजह से ये इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया है संस्कृत लैंग्वेज के बजाय, इस वजह से सिंपल लैंग्वेज भी एक कारण था। और बात करें तो बुद्धा की जो पर्सनैलिटी थी वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी लगती थी, क्योंकि वो बहुत काइंड टाइप के इंसान थे और ईगोलेस, कोई ईगो नहीं था उनके पास। बहुत काम, कंपोज और स्वीट हार्टेड और सिंपल फ़िलॉसफी पे बिलीव करने वाले थे, इसलिए लोगों को ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ लोगों के बीच। और सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा तब मिला जब रॉयल पैट्रोनेज, मतलब राजाओं, बड़े बड़े राजाओं से इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रचार मिला। बड़े बड़े राजा, जैसे आप बात करें बिंबिसार हो गए, अशोक हो गए, और कनिष्क की बात कर लें, ये आपका साउथ इंडिया में हो या आपका उस समय के हिसाब से मगध में हो या श्रीलंका में हो, या अभी अगर बात करें तो म्यांमार तक या और चीन तक इसका स्प्रेड हो चुका था। क्योंकि उस समय के जो ये राजा थे, राजा इस धर्म को काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचार कर रहे थे और प्रचार प्रसार करके इसको आगे बढ़ा रहे थे। अब अगर हम बात करें फ़िलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म की, तो फ़िलॉसफी में इनका फ़िलॉसफी ये था कि ये एक्सट्रीम को अवॉइड करते थे, जैसा कि जैनिज़्म में किया जाता था कि उसमें एकदम एक्सट्रीम, आपको कोई भी काम करना है आपको एकदम एक्सट्रीम में जाके करना है। जैसे अगर हम बात करें एक्सट्रीम की बात करें तो एक्सट्रीम में जैसे आपको अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन में आपको ज़रूरी है कि आपको संघ ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको वहाँ जाके रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा कि जैन धर्म में कहा गया है। लेकिन बुद्धिज़्म ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मॉन्क बन सकते हैं, और अगर नॉर्मल ऐसे करना है तो आप फॉलोअर बन सकते हैं। तो ये ईज़ी या इसको कह सकते हैं कि इनका मॉडरेट या मध्यम मार्ग कहा जाता है इसे। ये एक सबसे बड़ी इसकी खासियत थी कि ये मध्यम मार्ग पे चला करते थे। मध्यम मार्ग पे चलने की वजह से इसको काफ़ी ऐसे लोग भी फॉलो करते थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम करते करते भी एक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अच्छे से अपनी ज़िंदगी को काट लें। तो ये तो फ़िलॉसफी की बात हो गई। और ये बुद्धिज़्म जो थे ये बुद्धिज़्म की जो फ़िलॉसफी थी उसमें यह था कि आप कर्मा में बिलीव करते थे। ये गॉड पे उतना बिलीव नहीं करते थे कि गॉड कोई होते हैं। हालांकि बाद में इसको माना गया था, लेकिन उस समय की बात करें जब ये इनिशियल फेज़ में था तो उस समय कर्मा पे ज़्यादा बिलीव किया गया था और अहिंसा पे ज़्यादा बिलीव किया गया था, जिससे कि हमारे गांधी जी भी ज़्यादा इसी से मोटिवेट हुए थे या एक तरीके इंस्पायर हुए थे कि हमें अहिंसा में बिलीव करना चाहिए, कर्मा में बिलीव करना चाहिए। और इससे अगर इंस्पिरेशन लेने वालों की बात करें तो अशोका की बात करें, इतने बड़े राजा, उन्होंने कलिंग वार के बाद इसी फ़िलॉसफी की वजह से बुद्धिज़्म को ज्वाइन किया था कि अहिंसा मतलब लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनको काफ़ी बुरा लगा था। तो इस वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म को चुना और बुद्धिज़्म को आगे स्प्रेड भी किया। तो ये फ़िलॉसफी की बात होगी कि फ़िलॉसफी में आपको 3-4 पॉइंट दिख जाएंगे स्क्रीन पे आपके। आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ इम्पेरिमेंट्स की या चेंजेबिलिटी की। तो लॉ ऑफ इम्पेरिमेंट्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध का भी यही कहना था, या उनके धर्म और शील में भी यही बातें बताई गई हैं कि कोई भी चीज़ हो वो समय के साथ ख़त्म होती है।
और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मतलब दैट इज़ एवरीथिंग हैज़ ए बिगनिंग, ए मिडिल एंड ए मोस्ट डेफिनेटली एंड एंडिंग। मतलब कोई चीज़ अगर इस धरती पे आई है तो उसका बिगनिंग होगा, मिडिल होगा और एंड होगा। वो चाहे फ्लावर हो, ट्री हो, या कोई भी चीज़ हो, बिल्डिंग हो, बिजनेस हो, या इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ की बात करें। और इसी पे अगर हम एक कोट भी है हेराक्लिटस का, ग्रीक फिलोसोफर थे, नो मैन एवर स्टेप इन द सेम रिवर एंड ही इज़ नॉट द सेम मैन। मतलब इनका कहने का मतलब था कि कोई भी आदमी अगर किसी रिवर में पाँव रखता है, तो अगर वो रखने के बाद फिर दोबारा आके कभी रखता है तो न वो आदमी भी बदल चुका है, या तो वो आदमी बदल जाएगा या तो रिवर बदल जाएगी। रिवर बदलने का मतलब है कि उसका उस टाइम पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर था वो नहीं रहेगा, या फिर जो मैन का एज है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ इम्पेरिमेंस, ये जो बुद्धिज़्म में दिया गया है या बुद्धिस्ट फिलोसफी में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो धरती पे है या कहीं भी है, यूनिवर्स में भी है, वो आपका परमानेंट नहीं है। इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ। तो हालांकि इसमें 4 नोबल ट्रूथ्स को बाद में देना चाहिए था, लेकिन फिर भी 4 नोबल ट्रूथ की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके ट्रूथ ऑफ सफरिंग, या दुख इसे कहते हैं। बुद्धा ने हमें बताया था कि जो आपको दुख को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब आप जो सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो ट्रूथ ऑफ सफरिंग है यानी दुखा है, तो दुखा की बात की गई है कि अगर आपको दुख है जीवन में तो आपको उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको संघ या फिर समुदाय जो बुद्धिस्ट का होता है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, या उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बुद्धा ये बताएंगे, या आपको जो उनके फॉलोअर्स या मॉन्क्स हैं वो बताएंगे कि अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो आपको दुख होना तय है, क्योंकि उसका एक कारण है तृष्णा, या ये उसको डिज़ायर कहते हैं। आप डिज़ायर के वजह से ही दुख आता है, ऐसा बुद्धिज़्म में कहा गया है। तो अगर आपको डिज़ायर है तो आपको सफरिंग होगी या दुख होगा। तो आप समुदाय ज्वाइन करने के बाद आपको रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, या उसमें जैसा वो बताएं वैसा करना होगा। और उसके बाद फिर निरोधा स्टेट यानी सफरिंग को एंड करने वाले स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा आपको, या निर्वाणा प्राप्त करना पड़ेगा। निर्वाणा प्राप्त करने के बाद निर्वाणा प्राप्त करने का मतलब कि आपने वो जो बेसिक ज्ञान, बेसिक जो उनकी टीचिंग्स है या बेसिक बुद्धिज़्म में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको सिखा दी गई है और आपने सीख लिया है, तब आपको एक निर्वाणा स्टेट में मान लिया जाता है। हालांकि ये पहले काफ़ी अलग था। पहले निर्वाणा स्टेट में आने के लिए आपको 15 साल 20 साल का वो होना चाहिए था। मतलब आपको एकांत में बैठ के ध्यान करना होगा। लेकिन अभी में ये होता है कि आपको चीज़ें सिखा दी जाती हैं और आप सीख करके एक निर्वाणा स्टेट में आपको खुद ही बता दिया जाता है कि मतलब आप खुद महसूस करने लगेंगे कि मैंने अब निर्वाणा स्टेट में मैं आ चुका हूँ। फिर उसके बाद आपको एक अष्टांगिका मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, यानी 8 फोल्ड पाथ, यानी जो इसके आगे हम पढ़ेंगे। अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके आप जीवन के सारे दुख को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा ये होते हैं, ऐसा बुद्धिज़्म में बताया गया है। ये होते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स, या इसको वो भी कहते हैं, चतवारी भी कहते हैं। और अब हम अष्टांगिका मार्ग की बात करेंगे, यानी 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। तो अष्टांगिक मार्ग में आपके होते हैं
राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। जिसको आप बुद्धिज़्म के टर्म्स में कहें तो अगर बुद्धिस्ट लैंग्वेज की या पाली लैंग्वेज में कहें तो आपका होता है सामादिति यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, सामा संकप, राइट थॉट, सामा वक, राइट स्पीच एंड सामा कमंत, राइट एक्शन, सामा आजीव, राइट लाइवलीहुड, सामा व्याम, राइट एफर्ट, सामा सती, राइट माइंडफुलनेस। यहाँ सती का मतलब कामनेस या माइंडफुलनेस से होता है, यहाँ सती ये हिंदुज़म से रिलेट नहीं कर रहा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और सामा समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ है जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन के कष्टों को या दुख को मिटा सकते हैं, ऐसा बुद्धिज़्म में कहा गया है। हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी पाली लैंग्वेज में अगर इसे कहें तो प्रातित्य समुत्पाद। इसमें ये बताया गया है कि एक साइकिल है जो हमेशा फॉलो होता है, जिसको पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और साइकिल की बात करें तो इग्नोरेंस, फिर कन्फर्मेशन या फॉर्मेशन या एक्टिविटी, या फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस, फिर नेम एंड फॉर्म, एंड फिर सिक्स सेंस, फिर कॉन्टैक्ट, फीलिंग, क्रेविंग, अटैचमेंट, एंड देन बिकमिंग, एंड देन बर्थ एंड डिके एंड डेथ। और इसके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली इसके नाम भी हैं पाली लैंग्वेज में भी। जैसे इग्नोरेंस को आप अविद्य के नाम से कह सकते हैं, और कन्फर्मेशन या एक्टिविटीज़ को आप संस्कार के नाम से कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस को विनान कह सकते हैं, और नेम और फॉर्म को आप नेमोपरक कह सकते हैं, नेमोरप कह सकते हैं, और सिक्स सेंस को सलायात्न कह सकते हैं। कॉन्टैक्ट को फाज कह सकते हैं, फीलिंग को वेदन कह सकते हैं, क्रेविंग को तन्ह कह सकते हैं, और अटैचमेंट को उपादन कह सकते हैं, और बिकमिंग को भाव कह सकते हैं, और बर्थ को जति कह सकते हैं, और डेथ को जर्द मरण कह सकते हैं। तो ये एक साइकिल बनाई गई है 12 स्टेप्स की, जिसको आप लॉ ऑफ एक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जिसको फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक्टिव और पैसिव लाइफ के थ्रू। आपको एक साइकिल दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, एक साइकिल जिसमें ये चीज़ें फॉलो की गई हैं, और इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें फ्यूचर और पास्ट, फ्यूचर में आपको पैसिव लाइफ दिखाई गई है, और पास्ट में एक्टिव लाइफ दिखाई गई है, और प्रेजेंट में पैसिव और एक्टिव को भी कैटेगराइज किया गया है। तो ये चीज़ें इस तरीके से कैटेगराइज की जाती हैं और एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मेन मकसद क्या था, इसको बुद्धिज़्म में इसको एक्सप्लेन करने का या बताने का, कि आप जो लाइफ साइकिल है ये कुछ स्टेप्स में फॉलो होता है, जो आजीव यानी इग्नोरेंस से शुरू होता है और जाके डेथ पे ख़त्म होता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए इसको प्रातित्य समुत्पाद को एक्सप्लेन किया गया है। प्रातित्य समुत्पाद ये जो है, इसको सबसे पहले फॉलो किया गया था बिंबिसार द्वारा, जो आपके हर्यंका डायनेस्टी के रूलर थे। और इन्होंने सबसे पहले इसको फॉलो किया था, या इसकी टीचिंग ली थी मॉन्क्स के थ्रू, बुद्धा के मॉन्क्स के थ्रू। हालांकि इनका काफ़ी अच्छा अटैचमेंट था बुद्धिज़्म से, फिर भी इन्होंने मॉन्क्स के थ्रू ही ये जाना था। इसके बारे में सबसे पहले जानने वाले यही थे, बिंबिसार। और इसका इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसका एग्ज़ाम्पल भी सेट किया था, और अपने किंगडम में इन्होंने इसको काफ़ी स्प्रेड भी किया था। काफ़ी लोगों को इसके अंडर में बुद्धिज़्म के अंडर में इसको फॉलो भी करवाया था।
और इस चीज़ को काफ़ी स्प्रेड किया था इन्होंने। अगर आर्यव्रत की बात करें या आप साउदर्न इंडिया की बात करें, तो उधर भी जितने भी राजा थे उनसे मिल करके इसका स्प्रेड करना या इसके बारे में बताना, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से बिंबिसार एक काफ़ी अच्छे मॉन्क रहे थे बुद्ध धर्म के। अब इसके बाद कुछ टर्म्स का प्रयोग किया गया है इसमें, जैसे अरहत्स का प्रयोग किया गया है। अरहत्स का मतलब होता है लिबरेटेड बीइंग, और आगे प्रयोग किया गया आपका निर्वाणा का मतलब आपको पहले ही भी बताया जा चुका है कि निर्वाणा मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें आप बुद्धा की सारी टीचिंग को या बुद्धिज़्म की सारी टीचिंग को ग्रैब कर लेते हैं या उसको सीख लेते हैं, तो एक स्टेट में आप आ जाते हैं जिसे निर्वाणा कहते हैं। निर्वाणा में गौतम बुद्ध जो थे वो 39 के एज में इन्होंने निर्वाणा स्टेट प्राप्त किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ब्रह्मा विहारा के बारे में बात किया गया है। तो इसका मतलब होता है मोनेस्ट्रीज़। और धमा की बात की गई है यहाँ पर। धमा और धर्मा दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। धमा मतलब जिसे जो बुद्धिज़्म में सिखाया जाता है, जो आप सीखते हैं किसी से, उसको धमा कहा गया है यहाँ पर बुद्धिज़्म में, या जिसको आप होल्ड अप करते हैं, जिस पे बिलीव करते हैं, उसको धमा कहा गया है। और धर्मा मतलब जो आपको उसको अपने लाइफ में आपको फॉलो करना है और उस पर काम करना है, जो चीज़ें आपने सीखी उसको धर्मा कहा गया है यहाँ पर। और इसमें त्रिरत्ना की बात की गई है। त्रिरत्ना में भी यही चीज़ें हैं। बुद्धा की बात की गई है, धर्मा की बात की है, संघा की बात की गई है। बुद्धा मतलब वही आपके आइडियल ह्यूमन ग्रोथ और देव जो हैं उनको कहा जाता है। और धर्मा आपका द टीचिंग और मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब आपको जो रास्ता दिखा रहा है वहाँ पर उसको धर्मा कहा गया है, या आपको जो ये बता रहा है कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, वो होता है धर्मा, या आपको जो चीज़ें करनी हैं। और संघ की बात की है। संघ यानी वो कम्युनिटी जिसमें आपको जो आपको एनलाइटनमेंट दिखाती है या जो आपको सिखाती है, जिसमें जैसे 4 नोबल ट्रूथ में आपका बात किया गया था, तो उसमें दुख के बाद यानी सफरिंग के बाद आपको जाना था संघा में, तो वही संघा उसी संघ की बात हो रही है कि ऐसी कमिटी जिसमें मॉन्क्स का एक ग्रुप होता है जो आपको एनलाइटनमेंट देता है। आगे बात किया गया आपका प्रज्ञा का सिंपल मतलब इंटेलिजेंस या विजडम होता है। और कर्मा तो आप सबको पता है, यानी जो आपने सीखा है वो आपको करना है, यानी एक्शन में उसको लाना है। और परमी की बात करें तो परमी मीन्स परफेक्शन होता है, मतलब आप जब एक निर्वाणा स्टेट को पार करने के बाद आप जब अगले स्टेट में पहुंचते हैं तो आपको एक परमी की कैटेगरी दे दी जाती है, यानी आप एक परफेक्शन के स्टेट में हैं। हालांकि बुद्धिज़्म में परफेक्शन को माना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है परफेक्शन के लिए, परमी, जो अप्रॉक्सीमेट परफेक्शन को दिखाता है उसे कहते हैं परमी। और आप उसके बाद एक बुद्धिस्ट आइडियल बन जाते हैं जिसको लोग फॉलो करके बुद्धिज़्म में फॉलोअर या मॉन्क बनते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप सेकेंड यूनिट का भी इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस पर ज़्यादा टारगेट नहीं, 80 लाइक्स होने के बाद मैं 80 to 100 लाइक होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा सेकेंड यूनिट।